कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट @ में आपका स्वागत करता हूं। फटाफट से मेरे चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो मेरे चैनल पे अभी नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे शुरू करते हैं केमिस्ट्री का अगला चैप्टर जिसका नाम है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स यानी कि ईंधन और स्नेहक। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को अंत लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्यूल यानी कि ईंधन। ईंधन क्या होता है? ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन या वायु में जलने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पदार्थ है जो ज्वलनशील होता है, जो जलने के लायक होता है, और उसको हम क्या करते हैं, किसी वायु की उपस्थिति में अगर हम उसको जलाते हैं तो जलाने पे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती, ऊष्मा उत्पन्न करती है, और जिसका उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। और ईंधन कौन कौन सा हो सकता है? आपका कोयला भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, और एलपीजी यानी कि गैस रूप में भी हो सकता है। डीजल पेट्रोल क्या है? ये सब द्रव अवस्था में है। कोयला और लकड़ी क्या है? ये आपका ठोस अवस्था में है। और एलपीजी क्या है? आपका गैस अवस्था में। तो जो आपके ईंधन होता है, यानी जो आपका पदार्थ होता है, ईंधन कई रूपों में हो सकता है। आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दहन क्या होता है। तो दहन क्या होती है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीकरण से संयोग करता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। दहन क्या होता है? यानी कि जलन, यानी जलाना। दहन क्या, जलन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। उसमें पदार्थ को क्या करते हैं? जलाते ही तो हैं। जिसमें पदार्थ ऑक्सीकरण से संयोग करके ऊष्मा यानी कि हीट और लाइट उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। आइए इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि एक ये है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तो इसमें क्या मिलेगी? ऊष्मा भी मिलेगी और प्रकाश भी मिलेगा। अगला है सोडियम। जब सोडियम हमारा किससे करता है? वायु यानी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? सोडियम पर ऑक्साइड। और जब सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ऊष्मा भी मिलेगी और प्रकाश भी मिलेगा। अगला क्या है? जब आपका मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो कौन सा योग कंपाउंड बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 कहते हैं। और अगला बनता है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। बात समझ रहे हैं? और इसके साथ क्या मिलेगी? ऊष्मा मिलेगी और लाइट यानी कि प्रकाश मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। दहन की क्रिया ऑक्सीकरण वाली होती है। सभी दहन ऑक्सीकरण है लेकिन सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? कमी होती है। और इसका कारण यह है कि सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में कोई आवश्यक नहीं है कि ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित हो। यानी कि ऑक्सीकरण की जब प्रोसेस होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों एक साथ उत्सर्जित हो। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो जो जलाने की जो शर्तें हैं उसको भी देख लेते हैं। उसकी 3 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होनी चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि जो जलने योग्य पदार्थ हो ऐसे ही पदार्थ का यूज़ किया जाना चाहिए, और ज्वलन ताप की क्या होनी? उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए कि जिससे उसको हम जला सकें, यानी कि ज्वलित कर सकें। बात समझ रहे हैं? वही चीज़ कही जा रही है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी कि जो जलने योग्य हो, और दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति यानी दहन को जलाने के लिए जो अलग से जो मटेरियल यूज़ किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? दहन के पोषक पदार्थ। और अगला क्या है? ज्वलन ताप की उपस्थिति, यानी कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर। समझ रहे हैं? यानी कि मानक टेम्परेचर भी होना चाहिए कि इतने टेम्परेचर में ये पदार्थ पिघल सकता है या जल सकता है, तो उतना ही टेम्परेचर की उपस्थिति होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दहन कितने प्रकार के होते हैं। तो दहन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला होता है मंद दहन, यानी कि धीमी गति के साथ।
ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा और प्रकाश बहुत ही कम उत्सर्जित होता है मंद दहन कहलाता है। यानी कि ऐसा दहन यानी ऐसे जलाने की क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, वो क्या कहलाती है? मंद दहन कहलाती है। मंद दहन में कभी कभी प्रकाश उत्पन्न होता ही नहीं है। जैसे लोहे पर जंग लगना, मान लीजिए कि लोहे पर जंग लग गई, तो उसमें क्या क्या देखेंगे? क्या उसमें हीट निकलेगी? उसमें ऊष्मा क्या निकलेगी? उसमें प्रकाश निकलेगा नहीं ना। ठीक इसी तरह सांस लेने की क्रिया, सांस लेने की क्रिया में क्या धीरे धीरे तो सांस लेते हैं, एक बार की तो नहीं। जब एक बार की लेते तो क्या आपका बीपी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो सांस लेने की क्रिया भी क्या है? मंद दहन है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अगले आपका पड़ता है द्रुत दहन। द्रुत दहन क्या होता है? ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश काफ़ी तेज़ी से उत्सर्जित होते हैं। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें उसको जलाने पर क्या होगा? ऊष्मा और प्रकाश बहुत तेज़ी से उत्सर्जित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रुत दहन। देखिए फिर गलत, इस क्या होगा? ये द्रुत होगा। द्रुत दहन कहते हैं जैसे आपके पेट्रोल के पास कोई जलती हुई वस्तु को ले जाएं। बात समझ रहे हैं? कोई पेट्रोल है, अगर पेट्रोल के पास कोई जलती हुई वस्तु को हम ले जाते हैं तो उससे क्या होगा? हीट भी ज़्यादा निकलेगी और प्रकाश भी तेज़ी से उत्सर्जित होगा। चलिए अगले देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है आपका? उद्दहन। उद्दहन समझते हैं? ऐसा दहन जो द्रुत दहन ही होता है, जो ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है। यानी उद्दहन एक ऐसा दहन होता है जो प्रकाश के साथ उत्पन्न होता है, यानी ज्वाला के साथ, तेज रोशनी के साथ। जैसे मैग्नीशियम की फीते का जलना, जब मैग्नीशियम की जो पत्ती होती है या फीते होते हैं मैग्नीशियम के, जब उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है? एक ज्वलन यानी प्रकाश के साथ जलता है। जैसे कि आप कोई गैस को ऑन करते हैं तो उसमें की जो प्रकाश निकलती है, देखिए वो ज्वाला के साथ जलती है ना, ठीक वही वाला प्रोसेस है। चलिए चौथा देखते हैं, स्वतः दहन यानी खुद ब खुद जल जाना। ऐसा दहन जिसमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन या स्वतः दहन कहा जाता है। जैसे कोयले की खानों में आग का लग जाना, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आग, आग का लग जाना। जैसे कोयले की खानों में आग का लगना, तो ऐसा क्या हो? देखिए कोयले में हम आग तो लगाते नहीं, कोयले की खानों में वहाँ खुद ब खुद क्या हो? गर्मी से या कहीं चिंगारी से या अचानक से क्या मिल जाता है उसको? अपने आप उसमें आग लग जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका? स्वतः दहन हो जाएगा। अगला होता है आपका विस्फोटक। ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा में प्रकाश उत्सर्जित होने के अलावा बड़ी तेजी से आवाज़ भी उत्पन्न होती है, विस्फोटक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस के मिश्रण का जलना। अच्छा ऐसे समझिए, कोई ऐसा दहन यानी कि कोई ऐसा जलना जिसमें ऊष्मा तो है ही है और प्रकाश भी उत्सर्जित होती है, लेकिन उसके साथ में क्या है? तेजी से आवाज़ भी आती है, वो क्या कहलाता है? विस्फोटक कहलाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को जब हम मिश्रण करते हैं और इस मिश्रण को क्या करते हैं? जलाते हैं, तो क्या होता है? तेजी से आवाज़ भी साथ में उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं, ईंधन का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। यानी फ्यूल को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसको निम्न दो आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? एक प्राप्ति के आधार पर यानी जो हमको मिला हुआ है, और एक भौतिक अवस्था के आधार पर। प्राप्ति क्या हो जाएगा? प्रकृति के रूप में जैसे जो हमको मिला है, प्रकृति के जरिए से जो हमको मिला है, वो प्राप्ति के आधार पर होगा। और जो भौतिक अवस्था के आधार पर होगा वो क्या होगा? समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं, प्राप्ति के आधार पर। अब प्राप्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्राकृतिक ईंधन और व्युत्पन्न ईंधन। समझ रहे हैं? प्राकृतिक ईंधन क्या होता है? जो प्रकृति जैसे जिस रूप में हमें मिल गई है, जो ईंधन जो हमें ऑटोमेटिक मिल गई, कुदरती तौर से जो मिल गई है, वो क्या कहलाता है? आपका प्राकृतिक ईंधन कहलाता है। जैसे आपकी लकड़ी, लकड़ी क्या बनाते हैं? नहीं ना, कुदरती तौर पर मिला है। कोयला भी क्या है? कुदरती है। पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? हमें नेचुरली मिली है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक ईंधन या नेचुरल फ्यूल या प्राइमरी फ्यूल। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे होता है द्वितीयक या व्युत्पन्न ईंधन। ऐसे ईंधन जो प्राकृतिक ईंधनों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी।
चारकोल और केरोसिन क्या है, ये हमें कई प्राकृतिक फ्यूल के जरिए से मिलता है। समझ रहे, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोल क्या हो, पेट्रोल तुमको तुरंत नहीं मिल जाता, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, तब वो मिलता है। तो वो हमसे कैसे मिलता है, यानी कि व्युत्पन्न होता है, यानी कि एक के जरिए से दूसरा हमको मिलना, वही क्या कहलाता है, व्युत्पन्न होता है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था होती है यानी कोई मटेरियल है उसकी अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। समझ रहे हैं। तो ठोस ईंधन में क्या हो जाएगा, आपका लकड़ी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, कोक या चारकोल, ये सब क्या है, ठोस टाइप के होते हैं, यानी कि एकदम सॉलिड होते हैं। एक होता है आपका द्रव ईंधन। तो द्रव ईंधन में क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हो जाएंगे। गैसीय ईंधन में कौन सा होगा आपका, भाप अंगार गैस और बायोगैस। बायोगैस समझते हैं, जो जानवरों के गोबर से बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाती है। भाप अंगार गैस क्या होती है, जो स्टीम के जरिए से पैदा की जाती है। समझ रहे हैं, वो क्या कहलाती है, भाप अंगार गैस कहलाती है। इसी तरह आपको होता है वाटर गैस, इसी को क्या कहते हैं, वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि अच्छे ईंधनों के क्या क्या अभिलक्षण होने चाहिए, यानी कि गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। चलिए देखते हैं। जो पेट्रोल है वो कैसा होना चाहिए हमारा, सस्ता एवं आसानी से क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। यानी जो ईंधन हमको मिल रहा है वो क्या है, हमको सस्ता मिलना चाहिए और बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, यानी जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तीसरा क्या है, जलने के बाद उसमें अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। यानी कि कोई पदार्थ है, अब उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, और जलाने के बाद उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो बचे हुए रह जाएं या जो जलाने योग्य न रह जाएं, जो वातावरण को क्या प्रदूषित करें, तो ऐसा क्या है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। अगला है, जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं बचना चाहिए। यानी वही बात कही जा रही है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, हमने उसको जलाया, उसको एकदम से जला दिया, लेकिन उस जलने के बाद भी कोई ऐसा हानिकारक, जलने के बाद कोई हानिकारक पदार्थ ना बने जिससे वो क्या करे, दूसरों को हानि पहुंचाए। चलिए अगला है, उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। जमाव समझते हैं, यानी उसका इकट्ठा होना, यानी वो इतना आसान हो कि उसको आसानी से क्या करें, उसका भंडारण किया जा सके और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से भेजा जा सके। वही बात कही जा रही है कि उसका जमाव और परिवहन आसान होना चाहिए। अगला है, उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए, यानी ऐसे पदार्थ यानी ऐसे ईंधन के गुण होने चाहिए, ईंधन में एक ऐसा गुण होना चाहिए कि उसको जलना क्या हो, नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। उसका जो ज्वलन टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ईंधन का ऊष्मीमान क्या होता है। किसी ईंधन की इकाई भर के पूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा ईंधन का ऊष्मीमान कहलाती है। कोई ईंधन है, अब उसकी ईंधन की इकाई मात्रा को हमने ले लिया, अब उसको पूरा जलाने से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वही क्या कहलाती है, ईंधन का ऊष्मीमान कहलाती है। एक अच्छे ईंधनों का ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए। हाइड्रोजन का उसमें ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, अतः ईंधन में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, उसका ऊष्मीमान अधिक होता है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता या केवल जलने में सहायक होता है, अतः ईंधन में ऑक्सीजन होती है, उसका ऊष्मीमान क्या होता है, कम होता है। देखिए जो ईंधन होता है उसमें हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है उसका ऊष्मीमान क्या होता है, अधिक होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, वो स्वयं नहीं जलता, उसको जलाना पड़ता है, इसलिए क्या उसका ऊष्मीमान कम होता है। अगला है, ये तो आपका ईंधन का ऊष्मीमान हो गया। ठीक है। अब देखिए ऊष्मीमान का मात्रक अगर जानना हो तो कैसे निकालेंगे, ऊष्मा को किलो कैलोरी किलो में, समझ रहे हैं, ऊष्मा को हम किससे नापते हैं, किलो कैलोरी में, या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, या फिर जूल में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन ऊष्मीमान को हम क्या कह सकते हैं, किलो कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति ग्राम या किलो जूल प्रति ग्राम में व्यक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं।
ऊष्मीयमान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका उच्च ऊष्मीयमान, एक आपका होता है निम्न ऊष्मीयमान। समझ रहे हैं? देखते हैं उच्च ऊष्मीयमान क्या होता है। जब किसी ईंधन, मान लीजिए कोई ईंधन है, उसकी एक यूनिट को हम पूरी रूप से जला देते हैं और पूरी रूप से जलाने के बाद जो उत्पाद बनता है उसको हम ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद जो ऊष्मा की मात्रा हमको मिलती है वो क्या कहलाती है? आपका उच्च ऊष्मीयमान कहलाती है। समझ रहे हैं? वो क्या होती है? मेरी उच्च ऊष्मीयमान होती है। यानी कि कोई फ्यूल है या कोई ईंधन है, उसकी हम इकाई यूनिट यानी एक यूनिट को पूरा जलाने के बाद उसे हम क्या करते हैं? ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद जो ऊष्मा हमको मिलती है वो क्या कहलाती है? ईंधन का ऊष्मीयमान कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्न ऊष्मीयमान। जब किसी ईंधन के इकाई यूनिट को, ठीक है, इकाई यूनिट के को पूरी रूप से जलाया जाता है और जलने से जो गैसें उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाहर निकलने दिया जाए, और उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा, यानी कि कोई ईंधन है उसकी इकाई यूनिट को हम जलाते हैं और जलाने के बाद जो गैसें मिलती हैं जो बाहर निकल जाए, और उसके निकलने से जो ऊष्मा हमको मिलती है वो क्या कहलाती है? निम्न ऊष्मीयमान कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? निम्न ऊष्मीयमान कहा जाता है। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है वो इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद,